हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। चलिए, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेने जा रहा हूँ मैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। 16, 17 दो ग्रुप बड़े, 18 तो छोटा सा है। तो अभी मेन दो ही ग्रुप है आपके, 16, 17। तो अभी इस चैप्टर का हम वन शॉट वीडियो बनाने जा रहे हैं। वन शॉट में पूरा ख़त्म कर देंगे इसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला 16 ग्रुप स्टार्ट करते हैं। पहला हम जो लेने जा रहे हैं उस 16 ग्रुप। ओके, देखिए जरा 16 ग्रुप। तो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम आपको याद आने चाहिए। 16 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 16 ग्रुप में जो पहला जो एलिमेंट जो होगा वो क्या है? ऑक्सीजन। देख लीजिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। तो इसको अगर याद रखना तो ऐसे कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम से टेक्निकल प्रॉब्लम, ऑपरेटिंग सिस्टम से टेक्निकल प्रॉब्लम, ऐसा ये न्यूमोनिक टेक्निक यूज करके आप याद कर सकते हैं। ऑपरेटिंग, ओ से आएगा ऑपरेटिंग, एस से आएगा सिस्टम, एस से आएगा से, टी से आएगा टेक्निकल, पी ओ से आएगा प्रॉब्लम। ऑपरेटिंग सिस्टम से टेक्निकल प्रॉब्लम से आप ये 16 ग्रुप याद रख सकते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। और इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन फैमिली। चलिए, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं 16 ग्रुप का ऑकरेंस। आपके टेक्स्ट में सब कंबाइन है, कंबाइन। मैंने इसको 16 ग्रुप अलग कर दिया है, 17 अलग कर दिया, 18 अलग कर दिया, इससे आपको मालूम चले क्या क्या है इसके अंदर। तो ऑकरेंस में अगर 16 ग्रुप देखते, सबसे पहले ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं कि ये कैसा होता है? इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ में जितने भी एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगा। और इट ऑकर्स इन फ्री स्टेट, इन द फ्री फॉर्म में कैसे मिलेगा? O2 फॉर्म मिलेगा, वो तो सभी जानते हैं ये भी। अब देखो, इट फॉर्म्स अबाउट 46% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। मतलब बाय मास की बात करो, बाय मास कितना है? 46.6% बाय मास है। और आपको याद होना चाहिए ऑक्सीजन फॉर्म्स 20.95, बाय वॉल्यूम की बात करो तो 20.95, मतलब अप्रॉक्स 21%। और ये हो जाता है आपका अप्रॉक्स 47%, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, सल्फर। तो सल्फर जो होता है वो 16 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, 16 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है ना। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओनली, देखो कितना बनाएगा ये फॉर्म कर रहा है? देखो 0.03 से लेके 0.1% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट मिलेगा आपको। 0.03 से लेके 0.1% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और इट ऑकर्स इन द कंबाइंड फॉर्म मिलेगा आपको। तो ये आपको ओर्स और ओर्स एंड कैसे मिलेगा? सल्फेट्स ओर्स मिलेगा, मतलब सल्फर ओर मिलेगा और दूसरा सल्फेट ओर मिलेगा। इससे अब देखो, अब इसकी मिनरल नाम जिप्सम, ये याद कर लेना फॉर्मूला जिप्सम का होता है CaSO4.2H2। इप्सम सॉल्ट जो रहता है उसका फॉर्मूला MgSO4.7H2 है। फिर ब्राइटी, इसका फॉर्मूला है BaSO4। ये आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद ही रखने पड़ेंगे। अब देखो, सल्फाइड मिनरल्स में अगर हम बात करते हैं, ये तो सल्फेट के मिनरल में हो गया। अब सल्फाइड के फॉर्म में देखेंगे तो गैलिना PbS, जिंक ब्लेंड ZnS। देख रहे हैं आपको? ये ऐसा आपको करना है, देख लीजिए। और कॉपर पायरेट CuFeS2। ये तो याद ही करने पड़ेंगे। मैं कितना भी आपको बोलूँगा, जोर जोर से बोलूँगा ये इसका फॉर्मूला ये इसका, तो आपको याद ही करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। ठीक है ना। अब देखते हैं सेलेनियम और टेलोरियम जो होता है, तो दीज आर ऑल्सो फाउंड एज मेटल सेलेनाइट्स और टेलोराइड्स इन सल्फाइड ओर्स मिलेगा। मतलब सेलेनियम मिलेगा, सेलेनाइट्स फॉर्म मिलेगा, टेलोरियम मिलेगा, टेलोराइड्स फॉर्म मिलेगा। और जो पोलोनियम जो लास्ट एलिमेंट जो है, ये आपको कैसे मिलेगा? इट ऑकर्स इन नेचर एज डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स के डीके प्रोडक्ट में आपको ये मिलने वाला है। ठीक है ना। आइए बात समझें। तो ये तो याद करने वाला पार्ट है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप। तो 16 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4। ऐसे जनरली ये सभी को याद रहता है, उतना प्रॉब्लम आती है क्योंकि 11th में पूरा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने पहले ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का देखो यहाँ लिखा एलिमेंट लिखा है, सिंबल लिखा है, एटॉमिक नंबर लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और उसका फिर ब्रीफ रिप्रेजेंट मतलब शॉर्ट कंडेंस फॉर्म में। ये पूरा डिटेल कंडेंस भी याद किया चलता है। फिर वो तो आपको नोबल गैसेस की याद होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करने पड़ेंगे। तो वो याद किया तो काम हो गया, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा।
बराबर है। और इसका शॉर्ट लिखना है तो 1s2 नहीं, आपको नहीं लिखना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हीलियम। हीलियम का होता है 2 एटॉमिक नंबर होता है, उसको 1s2 लिखनी जरूरी। फिर बचा हुआ क्या है 2s2 2p4 लिख देना। फिर बात करते हैं सल्फर की। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, बराबर है। और इसका शॉर्ट में देखो नियॉन लिखा, मतलब 1s2 2s2 2p6 लिखने की जरूरत नहीं, क्या बचता है 3s2 3p4 लिख दिया, हो गया। सेलेनियम एटॉमिक नंबर इसका 34 है, तो देखो 34 है मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4। तो आर्गॉन लिखा था 18, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 18 खत्म हो गया, 18 और 10, 18 और 10 हो गया आपका 28 और 2 30 36 और ये 40 हो गया आपका 34, बराबर है कि नहीं। आर्गॉन लिखा मतलब अब इतना लिखना नहीं, ये समझ लीजिए। बाकी बचा 3d10 4s2 4p लिख दिया, तो 18 19 20 और ये 30 और ये 4 34 हो गया पूरा, बराबर है। फिर टेलुरियम, तो इसका 52 एटॉमिक नंबर है, मतलब अब इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 4d10 5s2 5p4 है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में तो ये आने वाला है, तो फिक्स है लास्ट का ns2 np4 ns2 np4 तो फिक्स है। क्रिप्टॉन तो 36 नहीं लिखना, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक ना, 3d10 4s2 4p, यहाँ 6 चाहिए ज़रा, या रॉन्ग हो गया, 6 चाहिए, या मिस प्रिंट है। इतना आपको लिखने की जरूरत है। आप क्या लिखना है आपको, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4 हो गया। उसके बाद फिर देखो पोलोनियम 84, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p 6, यहाँ भी गलत है, 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p4 हो गया। ये दो जगह मिस्टेक मैंने करेक्शन कर दिया। जिनॉन लिख सकते हैं, ठीक है ना। 54 नहीं लिखने की जरूरत नहीं आपको, 54 मतलब ये देखो ये पूरा आपका कवर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये कवर हो गया। 54 55 56 और 10 60 और 10 70। अच्छा, अब इसमें 4f14 लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, 4f14, अब हो गया ये 84 यहाँ पे। अब इसका मतलब लिख के दिख रहा है, तो क्या लिखना है, जिनॉन लिखा आपने यहाँ पर, जिनॉन, तो 4f14 5d10 5d10 हो गया, ओके। उसके बाद में फिर 6s2 और 6p4 हो गया, ये हो गया आपका पूरा। तो इसमें 4f थोड़ी मिस प्रिंट है इसके अंदर, ठीक है ना, तो उसको मैंने करेक्शन कर दिया। अब देखिए, अब बात करते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 देखते हैं पहले। तो अब देखो यहाँ पर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, अब इसको डबल हो गया है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डबल प्रिंट हो गया ये पार्ट में। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई देखते हैं। एटॉमिक आयनिक, अब सभी लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस और अक्रॉस पीरियड डिक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, और अक्रॉस पीरियड क्या होता है आपका न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उसके साइज क्या होता है, कम हो जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो देखो ड्यू टू इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ शेल्स एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। और देखो अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वही पूरा लिखा है, शॉर्ट में याद रखना आपको। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस और अक्रॉस पीरियड इंक्रीजेस, क्योंकि ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जितना बड़ा साइज उतना कम, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शन, साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो साइज डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज होगा तो आपका ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे साइज डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ऐसा रहेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। देख मतलब जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ये साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल याद है, एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल याद रखना है, एटॉमिक साइज के, ओके। चलिए ये आपको याद रखना है। हाउ एवर द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, अभी 16 ग्रुप का लोअर रहेगा, जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है, एज कम्पेयर टू 15 ग्रुप। तो 14 आप क्या करें यहाँ पे 16 ग्रुप, तो 16 को 15 से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इसका कम रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम है, क्योंकि 15 ग्रुप का क्या होता है, पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, यहाँ पे एक्सेप्शन है,
क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो देखो दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट ग्रुप 50 एलिमेंट्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल लेता है। तो अक्रॉस पीरियड क्या होता है, आयनेशन इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग साइज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, मतलब आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है तो मतलब साइज कम है उसके लिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप क्या आयनेशन इंक्रीजेस तो आपका आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज है। लेकिन अब यहाँ पे 15 ग्रुप से अगर कंपेयर करते हैं 15 ग्रुप से तो कम है 15 और 16 के ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसे इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 15 ग्रुप का पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए। या ये क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से किसका ज़्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर ड्यू टू स्मॉल साइज। उसका भी ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होगा, अक्रॉस पीरियड इंक्रीज है, बिल्कुल सेम है उसके जैसा ही है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 60 एलिमेंट। फिजिकल अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो गैस होता है। ऑक्सीजन कैसा होगा यहाँ पर, गैस, ठीक है ना। वाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब ऑक्सीजन गैस रहेगा और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, सॉलिड होंगे इसके, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर होते हैं नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलियम होता है मेटोलाइट, एंड पोलोनियम जो होता है वो मेटल, और पोलोनियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, उसका हाफ लाइफ पीरियड होता है 13.8 डेज, याद रखना पड़ेगा आपको ये। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 शो, वो क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सभी एलिमेंट शो करते हैं 16 ग्रुप के। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो ये सब सिंपल पॉइंट्स है, ज़्यादा डिफिकल्ट, लास्ट ईयर से तो इसलिए बहुत ईजी कर दिया उन्होंने। अब देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या शो करता है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीजन छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, पोलोनियम, उसके कंपैरिजन में क्या होता है, ये अलग प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों करता है, देखो पहला पॉइंट देखते हैं एटोमिसिटी। तो ऑक्सीजन जो होता है डायटोमिक होता है और बाकी दूसरे जो एलिमेंट होता है पॉलीएटॉमिक, जैसे कि फॉस्फोरस P4, सल्फर एसिड, ऐसा पॉलीएटॉमिक, मतलब एक से ज़्यादा जो होता है उसको पॉलीएटॉमिक बोलेंगे। डायटोमिक, फिर ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, ऐसा। तो ये टेट्रा है, ये ऑक्टा है, ऐसा है। और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बात करें तो ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक, वाइल अदर कैसे होते हैं डायमेटिक। कितना सिंपल रहेगा, कोई ज़्यादा ये नहीं, फटाफट हो जाता है। फिर आपको याद रखना है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन सब जानते हैं कि -2 शो करता है जनरली, फिर वो -1 भी करता है, +2 भी करता है, वाइल अदर एलिमेंट शो करेगा -2, +2, +4, +6 ऑक्सीजन स्टेट। क्यों, ऑक्सीजन का के पास d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसलिए वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, लिखा है देखो। तो ऑक्सीजन, देखो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, एब्सेंट है उसके। बाकी जो है सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, ये सब शो करते हैं हायर, +2, +4, +6, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन शो करता है सिर्फ -2 जनरली शो करता है, -1 फिर +2, ज़्यादा बस हो गया, ठीक है ना, क्लियर है अभी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो क्या, कौन सा बनाएगा, वाटर ही बनाएगा, तो वो होता है लिक्विड इन एट रूम टेम्परेचर। लेकिन बाकी जो दूसरे हाइड्राइड्स है अदर मेंबर के, वो गैसेस होंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या, H2O, फिर H2S, और दूसरा वाटर से तो यही बनेगा हाइड्राइड्स, H2O ये वाटर का, मतलब ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो गया। फिर H2S ये सल्फर हो गया, H2SE ये सेलेनियम का हो गया, ठीक है। ये H2T ये टेलोनियम का हो गया। इस टाइप से आपका बनने वाला हाइड्राइड्स। तो ऑक्सीजन जो होता है वो लिक्विड, मतलब कि वाटर जो होता है वो लिक्विड, इससे भी जानते हैं क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसका फॉर्म करता है। क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन उसकी साइज स्मॉल है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाकी सब क्या साइज बड़ी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं ज़्यादा उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे कॉमन वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है, 2 होती है, सब जानते हैं। इन रेयर केसेस इट इज़ 4 होते हैं, बहुत रेयर केसेस में होगी। बट फॉर द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 16 द कोवैलेंसी आर एक्सीड 4 से ज़्यादा शो होगी, क्योंकि उसके बाद होता है d ऑर्बिटल। अब ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है भाई, द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। देखो पहला बोल रहे हैं कि स्मॉल एटॉमिक साइज के कारण होगा, पहला आपको याद रखना है स्मॉल एटॉमिक साइज। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर एब्सेंस ऑफ इनर d ऑर्बिटल। ये 3 रीजन याद रखना है कि जो
एनोमलस बिहेवियर जो ऑक्सीजन वो क्यों शो कर रहा है, एक तो स्मॉल एटॉमिक साइज के कारण होता है, दूसरा हाई इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा होता है एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स। ओके, चलिए अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 के केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पर। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं अभी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज अ वेरी हाई वैल्यू होता है, ऑक्सीजन हैज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, सब जानते हैं कितना होता है उसका 3.5। इट टेंड्स टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। दस ऑक्सीजन एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करता है, -2 शो करता है इन इट्स कंपाउंड, तो जनरली कंपाउंड से -2 ही शो करता है। However, there are few exceptions in which the oxidation state कैसा होता है is not -2। जैसे अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में कितना होता है +2, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन कितना होता है -1, और 0 होता है O2 में और O3 में, बराबर है। फिर अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप शो +2 शो करते हैं, +4 करते हैं, +6 करते हैं, ठीक है ना। विथ +4 एंड +6 जो होता है वो मोर कॉमन होते हैं इसके अंदर, ये याद रखना, मोर कॉमन, +4 एंड +6। द स्टेबिलिटी ऑफ हायर मतलब +6 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, +6 क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, ओके, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो। वाइल द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन मतलब +4 इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद रखना पड़ेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब होता है जो आउटर मोस्ट शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि अब इसका क्या होता है 16 ग्रुप का NH2NP4, ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग पार्ट नहीं लेते हैं, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। चलिए अब जरा फटाफट सोचते हैं अभी आगे। अब देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। देखो 16 ग्रुप एलिमेंट्स क्या फॉर्म करेंगे, H2E टाइप का हाइड्रोजन फॉर्म करता है, मतलब कि हाइड्राइड फॉर्म करें H2E। E मतलब होता है 16 ग्रुप के एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये रहेंगे, ठीक है। इसमें से वाटर जो होता है कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड है, ये सभी जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर H2S, H2SE, H2TE, H2PO, ये कैसे होते हैं, कलरलेस बैड स्मेलिंग पॉइजनस गैसेस होते हैं, ओके, ये आपको याद रखना। उसके फिर ऑल दिस हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्या होता है सेंटर एटम एंड उसका एंगुलर शेप होगा। मीन्स कि आपको याद रखना है कि ये कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिड मतलब टेट्राहेड्रल शेप होगा। लोन पेयर में कारण तो वो एंगुलर हो जाता हो, sp3 का टेट्राहेड होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है लोन पेयर होता है। जैसे हम वाटर की बात करते हैं, अगर हम लोग देखो अब हमें यहाँ पे लिया वाटर, तो वाटर का कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। यहाँ पर देखो 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो अब इसमें क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इसका बॉन्ड एंगल आप सभी लोग जानते हैं 104 डिग्री 35 मिनट्स होता है, इतना ही होता है ना, कम हो गया। देखो 109 से 104 हो गया, चलो राउंड अप करके 104 ले लेते चलो, तो 109 से 104 हो गया, कम हो गया, क्यों हो गया, लोन पेयर के कारण, उसके लिए एंगुलर शेप, वी शेप, बेंट शेप बोलते हैं इसको। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कैसे होते हैं, वीकली एसिडिक होंगे। ये सब कैसे होंगे आपके, ये वीकली एसिडिक होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। कैसे होंगे ये सारे, वीकली एसिडिक होंगे, ओके। चलिए अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये, थोड़ा रोकिए जरा, वो पेन टैब में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। तो देखो, तो अब हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स क्या होता है यहाँ पे, वीकली एसिडिक रहता है, और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस, याद रखना है, वाइल थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। याद रखना है, पॉइंट पहला पॉइंट बता रहा हूँ, हाइड्राइड जो होता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, वाइल थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। कहाँ से, वाटर से लेकर टेलोरियम तक, हाइड्राइड्स ऑफ टेलोरियम तक, एंड दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसमें क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है उसके लिए, ठीक है ना। देखो चलिए क्लियर है अभी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जो एसिडिक कैरेक्टर वो हाइड्राइड्स क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जो हो ना, मतलब कि आपके कैसा होता है, H2, अब मैंने ऐसे लिए देखो H2O, H2S, H2SE, H2TE तक ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो अब ये क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है,
इंक्रीजेस, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है और ये थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। ये आपको याद रखना पड़ेगा आपको, ओके। उसका रीजन याद रखना है, दिस इज ड्यू टू, अब वो दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ He, बॉन्ड डाउन द ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, सल्फर हाइड्रोजन का बॉन्ड, सेलेनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड, टेल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखना। तो अभी एक पॉइंट याद रखना, ऑल हाइड्राइड एक्सेप्ट किसको छोड़ के, H2O पजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सिर्फ वो क्या हो रहा है, ऑल हाइड्राइड्स क्या शो कर रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, लेकिन किसको छोड़कर, वाटर को छोड़ के, याद रखना है आपको, वाटर को छोड़कर, एंड विच इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, देखो ये होता है H2O, ठीक है, उसके फिर H2SE, फिर H2, ये ऑर्डर आपको याद कर लेना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये आपको याद कर लेना पड़ेगा ऑर्डर, देखो ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा, देख लीजिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ग्रीन पेन से, तो ये ऑर्डर आपको याद करना है। हो सकता है उसका भी ऑर्डर बना के दे सकते हैं ना, वो हाइड्रेट का भी, एसिडिक का, थर्मल का, ठीक है ना, रिड्यूसिंग प्रोडक्ट, ये अच्छे से कर लीजिए, ये पॉइंट काम करे थे। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। दो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म ऑक्साइड्स, E2O, E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे ये, ठीक है ना। तो इसमें E जो रहेगा वो सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ है टुवर्ड्स, तो ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा उसमें, फिर ऐसे बनने वाले हैं। अब इसमें दो टाइप के ऑक्साइड बन रहे हैं, एक बनेगा E2O, EO2 टाइप ऑक्साइड, EO2 मतलब कि डाइऑक्साइड्स होते हैं इसको, जैसे ओजोन, ऑक्सीजन प्लस O2 बन गया कि नहीं। फिर देखो सल्फर डाइऑक्साइड, और ये कैसे होंगे, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस होंगे, ये आपको याद रखना गैसेस। वाइल सेलेनियम ऑक्साइड जो रहेंगे, सेलेनियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये कैसा होगा आपका सॉलिड, एंड दे आर एसिडिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड फॉर्म करेंगे। जैसे देखो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड। वैसे देखो सेलेनियम डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सेलेनियस एसिड बनाता है। देखो ये सेलेनियस एसिड बना, ये सल्फ्यूरस एसिड बना, देखो। और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड टू टेलुरियम डाइऑक्साइड तक डिक्रीज होगी। और सल्फर डाइऑक्साइड, ये पॉइंट याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, वाइल आपको याद रखना है कि टेलुरियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद करने वाला पार्ट है, और इसको लिख लिख के थोड़ा सा माइंड में सेट करना, आराम से बैठ के सुकून से बैठ के सोचना इसके बारे में, याद हो जाएंगे। फिर ट्राइऑक्साइड, EO3 टाइप ऑक्साइड, देखो अब इसमें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलुरियम ट्राइऑक्साइड, ये हमेशा एसिडिक नेचर रहेगा। और क्योंकि इसको अगर मैं वाटर में डिजॉल्व करता हूँ सेलेनियम ट्राइऑक्साइड को, तो क्या बनेगा, सेलेनिक एसिड, टेलुरियम ट्राइऑक्साइड डिजॉल्व किया तो टेलुरिक एसिड बनेगा, ऐसा बनेगा। ये याद कर लीजिए, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बनेगा। चलिए अब देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। देखो तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विथ हैलोजन्स टू गिव लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स। तो इसमें बनेगा आपका हेक्साहैलाइड, टेट्राहैलाइड और डाइहैलाइड, ठीक है ना। ये आप मालूम है भी एलिमेंट्स ऑफ 16 ग्रुप, ठीक है ना। चलिए अब उसमें सबसे पहले बात करते हैं हेक्साहैलाइड्स के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, हेक्साहैलाइड्स, EX6। तो आप देखो इसमें बनेगा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सेलेनियम हेक्सा फ्लोराइड, टेलुरियम हेक्सा फ्लोराइड, ये जो फॉर्म होगा ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से फॉर्म होने वाले हैं। और ये सब कैसे होते हैं, ये जो आपका हेक्साहैलाइड जो होंगे ये कलरलेस गैसेस होंगे, और इसका हाइब्रिडेशन स्टेट होगा sp3d2, और ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री आएगी उसकी। तो इसमें से एक एक्सेप्ट जो होगा SEX, ये एक्सेप्शन याद रखना है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड इज एक्सेप्शनली स्टेबल हैलाइड फॉर स्टेरिक रीजन करना होता है इसके अंदर, और स्टेबिलिटी ऑफ दिस हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हैलाइड, इस ऑर्डर में डिक्रीज होने वाली स्टेबिलिटी ऑर्डर। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड एक्सेप्शनली स्टेबल हैलाइड, ये याद रखना पड़ेगा, उसका रीजन है स्टेरिक हैलाइड, स्टेरिक रीजन का रहता है क्योंकि लोन पेयर रहता है ना उसका एक्सेल पे। फिर टेट्राहैलाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो SF6, SF4 सल्फर हेक्सा टेट्राफ्लोराइड, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड, टेलुरियम टेट्राफ्लोराइड, टेलुरियम टेट्राक्लोराइड है, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 रहता है, और ये रहता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रहती है, क्योंकि इसमें वन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर, एक इक्वेटोरियल ऐसे रहता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर रहता है उसका। ट्राइगोनल बाइपिरामिड का स्ट्रक्चर आपको आता है क्या है, पर वो देख लीजिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर देखो ऐसा रहता है ना, ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल, ये देखो इस टाइप से है ना, ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसके इक्वेटोरियल एक पोजीशन भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है ना, ऐसा याद रखना। वैसे अगर हम बात करते हैं अभी डाइहैलाइड्स की अगर बात करते हैं तो इसमें SCl2, SeCl2, TeCl2, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट भी sp3 है, और लेकिन ये फॉर्म करता है आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके दो इक्वेटोरियल पोजीशन किसे होते हैं, दो लोन पेयर रहते हैं, दो लोन पेयर,
1 2 ऐसे दोनों, ठीक है ना, दोनों इक्विटोरियल पोजीशन लोन पे रहता है उसका, इसके लिए। तो अब यहाँ पे याद रखना है कि मोनोहेलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर। ज़्यादातर याद करने वाला पार्ट है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइन टू लाइन याद रखना पड़ता है इसका। ज़्यादातर लर्निंग का पार्ट बहुत होता है, थोड़ा समझना है, ज़्यादा याद रखना होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो SeF2, देखो मोनोहेलाइड जितने होंगे वो डायमर बनेंगे ऐसे, जैसे SeF2, SeCl2, Se2Cl2, SeBr2, ये क्या है, दीज डायमेरिक हेलाइड्स अंडरगो। अब ये जो डायमेरिक हेलाइड है इसका डिसप्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि इसका डिसप्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे एसिड दो बने के, यहाँ पे इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका 0 है मान लीजिए, इसका 0 होगा क्योंकि ये एलिमेंट स्टेट में देखते हैं, इसका 0। अब इसका निकालेंगे तो -4 आएगा इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से ऑक्सीजन स्टेट आप निकाल सकते हैं। तो डिसप्रोपोर्शनेशन होता है किसका, डायमेरिक हेलाइड्स का। चलिए अब ये हो गया। अब देखिए रिएक्शन टुवर्ड्स मेटल, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग क्या बनाता है, कंपाउंड। जैसे एल्यूमिनियम को हमने किससे रिएक्शन किया, देखो एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर को सल्फर से किया तो कॉपर सल्फाइड, मैग्नीशियम सेलेनियम से रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम सेलेनाइड, ऐसा बनेगा। इस टाइप से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में है, आसान भी है बहुत। अब देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, तो सल्फर एग्जिबिट न्यूमरस, मतलब बहुत सारे एलिमेंट फॉर्म करता है। जैसे देखो रोम्बिक सल्फर जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, अल्फा सल्फर बोलते हैं रोम्बिक सल्फर को, मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर बोलते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये देखो आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो है ना, अल्फा और बीटा, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसके। ज़्यादा बहुत सारे बना, उसमें दो हम काम कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें अल्फ़ा और बीटा सल्फ़र का ज़रा देखते हैं ज़रा। तो कलर, पहला बात करते हैं कलर की बात करते हैं। तो अल्फ़ा सल्फ़र का जो कलर, मैं टिक करते जा रहा हूँ कौन कौन सा कलर, तो ये पेल येलो कलर होता है अल्फ़ा सल्फ़र का, बीटा सल्फ़र होता है ब्राइट येलो कलर। मैं एक ही नाम लूँगा अल्फ़ा बीटा, उसको रोम्बिक, अल्फ़ा को रोम्बिक बोलते हैं और बीटा को मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर शेप की बात करते हैं तो अल्फ़ा सल्फ़र होता है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल होता है और बीटा सल्फ़र होता है निडल शेप मोनोक्लिनिक। इसमें कोई ज़्यादा घुस के ज़्यादा डिटेल कोई नहीं पूछता है, जो दिया आपके इसमें आपको वही लाइन टू लाइन याद रखना है, ठीक है ना। अब अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो अल्फ़ा सल्फर होता है 385.8 केल्विन और बीटा का होता है 393 केल्विन, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बराबर है कि नहीं। फिर हम इसकी बात करते हैं, डेंसिटी बात करते हैं, तो अल्फ़ा सल्फर की डेंसिटी होती है 2.069 पर CM3 होता है और बीटा का होता है 1.989 पर CM3 होगा। सॉलिडिटी की बात करते हैं तो अल्फा सल्फर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, और अगर बीटा सल्फर की बात करते हैं तो सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो अल्फा सल्फर जो होता है वो होता है स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म टू बीटा सल्फर, मतलब अल्फा सल्फर 369 नीचे अल्फा रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा बीटा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होता है एक दूसरे में। और ये होता है अबव 369 तो एंड ट्रांसफॉर्म इनटू बीटा अल्फा सल्फर एंड दिस, ठीक है ना, बिलो दिस टेम्परेचर। 369 के कम रखा आपने तो बीटा, ज़्यादा रखा तो अल्फा, एक दूसरे में क्या होता है ट्रांसफॉर्म होते रहता है। फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो S8 मतलब अल्फा सल्फर स्ट्रक्चर होता है S8 मॉलिक्यूल हैविंग रिंग पकड़, इसका भी होता है S8 मॉलिक्यूल विद रिंग पकड़, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो अल्फा सल्फर किससे बनाएगा, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इवोपरेशन ऑफ द रोल सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड। रोल, ऐसे रोल्स सल्फर बहुत सारे टाइप होते हैं, फ्लावर सल्फर, रोल सल्फर, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, बहुत सारे होते हैं, प्लास्टिक, बहुत सारे होते हैं। तो रोल सल्फर को क्या करो आप, इवोपरेट कर दो तो क्या बन जाएगा, इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो बन जाएगा आपका अल्फा सल्फर। बीटा कैसे बनाएंगे, रोम्बिक सल्फर जो है ना अपना, रोम्बिक मतलब अल्फा सल्फर, उसको मेल्ट कर दो एक डिश के अंदर, एक डिश में मेल्ट किया और उसको तो फिर बाद कूल करेंगे, कूल करने पर एक ऐसा लेयर आ जाएगी पूरा, इसके ऊपर क्रस्ट पर ऐसे पूरा क्रस्ट बन जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, 2 होल करेंगे, उस 2 होल से पूरा पानी को बाहर निकाल देंगे, फिर लेयर बढ़ाएंगे तो आपको देखिए अंदर नीडल शेप क्या मिलेंगे आपको, बीटा के। देखो रोम्बिक सल्फर मेल्टेड इन अ डिश एंड कूल टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड, जैसे दूध की और मलाई कैसे आती है वैसे साई बोलते हैं मराठी, वैसा आ जाता है क्रस्ट। एंड 2 होल्स आर मेड, 2 होल कर दो इन द क्रस्ट एंड रिमेनिंग लिक्विड इज पोर्ड आउट टू गिव नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर। हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है कि हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप जो होता है OH ग्रुप, वो नॉन मेटल से अटैच है। जैसे देखो यहाँ पर एक सल्फ्यूरिक में देखो OH ग्रुप किससे अटैच है, सल्फर से। देखो OH ग्रुप किससे अटैच है, सल्फर से अटैच, इसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड, ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड, दो नाम देते हैं। सल्फर फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, द सम ऑफ देम आर अनस्टेबल एंड
कैन नॉट बी आइसोलेटेड, उसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल जिसको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। दे आर अननोन टू एग्जिस्ट इन एक्वेस सोल्यूशन, क्या है, दे आर नोन टू एग्जिस्ट, किस में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्वेस सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट में एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड के एग्जाम्पल, मतलब उसके स्ट्रक्चर दिए हुए नीचे देखो, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इसको देखो ऐसा ये स्ट्रक्चर है, S एक लोन पेयर है, SOH SOH SOH, तो इसको मैं हटा देता हूँ फिर आपको क्लियर दिखेगा। देखो S यहाँ पे एक लोन पे बताना, SOH SOH S डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है इसका। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें H2SO एक ऑक्सीजन बढ़ गया, सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है आपको, लोन पे जगह पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन शो करना, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अब डाई और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। तो इसमें देखिए S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, फिर SOH, फिर SOO, फिर S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O और OH, ये आपका स्ट्रक्चर है, थोड़ा ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है, याद कर लीजिए। उसके फिर नेक्स्ट है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO क्या है 5। तो इसमें देखो S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड 2 हो गया, फिर SOH एक बॉन्ड हो गया, SO फिर OH, यहाँ पे ऐसा रहेगा, बीच में ना बॉन्ड है इसके बीच में, SO बॉन्ड OH ऐसा आएगा। फिर यहाँ पे आएगा परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, तो देखो S यहाँ पे एक लोन पेयर, S डबल बॉन्ड SOH O, S यहाँ पे एक लोन पेयर है, S डबल बॉन्ड O OH ऐसा आएगा। ठीक है, उसके फिर थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये देखो थायोसल्फ्यूरिक एसिड, आपने कितने हो गए 3 4 5 6 स्ट्रक्चर आपको याद करना है। इसमें सल्फर सल्फर में डबल बॉन्ड रहता है, फिर सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सल्फर OH और सल्फर OH ऐसा, ये याद करने पड़ेंगे स्ट्रक्चर सब। ठीक है, फिर आप देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, ध्यान देंगे जरा, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। तो पहला दे बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बात कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका प्रिपरेशन देख लीजिए आप, प्रिपरेशन कैसे करेंगे अभी यहाँ पर प्रिपरेशन। तो पहले करते हैं फ्रॉम सल्फर से करते हैं, तो क्या करना है, ये तो बहुत ईजी है। सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे हम लोग, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देंगे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर देंगे, मतलब सल्फर के साथ बर्न कर दो तो क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर दूसरा जो है आपकी मेथड जो है आपकी, वो है आपका फ्रॉम सल्फाइट। ठीक है, ये लेबोरेटरी मेथड है आपकी। तो इसमें क्या करना है आपको, इधर को इधर ध्यान से देखिए, सोडियम सल्फाइड जो रहता है, सोडियम सल्फाइड को किससे ट्रीट कर दो, एक्वियस सल्फ्यूरिक एसिड से कर दो ट्रीट, तो बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। आपका मेन प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड है, ये बाय प्रोडक्ट फिर इसमें सोडियम सल्फेट और वाटर बनता है, ये आपको याद रखना। तो ये सब लिख कर प्रैक्टिस करके देख लीजिए सभी को आप, ठीक है ना। अब देखिए, अब लेते हैं फ्रॉम सल्फाइड्स, अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम सल्फाइड्स, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग जिंक सल्फाइड एंड आयरन पायराइट। तो आप क्या करो, जिंक पहला, इसमें 2 है इसके अंदर, जिंक सल्फाइड को हीट करो, हीट कर दो तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड मेन है आपका। फिर आपने क्या किया, दूसरा जो लिया है वो आपने कॉपर आयरन पायराइट लिया, सॉरी आयरन पायराइट को ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिया, तो बन जाएगा आपका यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। ये बैलेंस करना पड़ेगा, और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, ये इंडस्ट्री में बन रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सल्फर डाइऑक्साइड इज कैसे होता है, यहाँ पर भी गैस अभी कलरलेस गैस है विथ पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब बैड स्मेल रहता है, इसको आप सहन नहीं कर सकते हैं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है पॉइजनस इन नेचर होता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, एंड इट्स सॉल्यूशन, अब इसका जो एक्विस सॉल्यूशन उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड बोला याद है, ठीक है। और इसका इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर लिक्विफाइज करेंगे, अंडर प्रेशर कितना लिया 2 atm, और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 260। ये तो सब अभी आपको याद ही करने पड़ेंगे सारे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युटी सब याद करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखो तो पहले क्या करते हैं, रिएक्शन विथ क्लोरीन लेते हैं, रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो हमने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, क्या किया हमने, सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, चारकोल एज ए कैटलिस्ट लिया है, तो बताया यहाँ पे सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, SO2Cl2 बोलते हैं, सल्फ्यूराइड, डायरेक्ट कंबाइन करना, कुछ नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट जो है अभी आपका, वो आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन करेंगे तो क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट लें, तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। आप रिएक्शन विथ, देखो यहाँ पर क्या लेते हैं, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को हमने किससे रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया। देखो सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड किया, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड एंड वाटर। फिर हमने क्या किया नेक्स्ट, आप देख लीजिए यहाँ पर,
कि रिएक्शन विद सोडियम सल्फाइड, तो मैंने क्या किया, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को वो एक्वियस सोडियम सल्फर से रिएक्शन किया तो यह बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, खत्म। अब करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ, याद रखना है, मॉइस्चर, मॉइस्चर चाहिए मतलब वाटर चाहिए वहाँ पर। तो देखो अभी तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर लिया है, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको वाटर लिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे वाटर लिया दिख रहा है, एक्वियस रहता है। तो ये क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड फेरिक को फेरस में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड MnKMnO4 को किस में कर देगा, यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट में कर देगा, देखो पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर उन्होंने आयनिक इक्वेशन ले लिया है, ठीक है ना, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है बेटा, पोटेशियम मैग्नेट, क्लियर है अभी आपका ये देख लीजिए, इस टाइप से बनेगा आपका ये। अब वो रिएक्शन कैसा है, इनऑर्गेनिक की ज़्यादातर याद करना पड़ता है, ऑर्गेनिक कैसे होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल समझ में आ जाते हैं, यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड ब्रेक होता है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट में नया आयनिक बॉन्ड बन जाते हैं, तो यहाँ ये प्रॉब्लम आता है, इसलिए ज़्यादातर याद करना पड़ता है। और थोड़ा याद रखिए इसे। अब मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, किसको करेगा रिड्यूस, हेलोजन एसिड को, तो हेलोजन एसिड में कर देगा रिड्यूस। देखो तो अब इसने क्या, सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या किया, इस आयोडीन को रिड्यूस कर दिया, HI में कर दिया, देखो HI में हो गया, ऐसा याद रखना। तो ये हम डायरेक्ट याद करके फिर रिएक्शन की प्रैक्टिस कर करके देख लीजिए आप इसको, ठीक है ना। चैप्टर बहुत बड़ा है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अभी तो 16 ही खत्म नहीं हुआ है, अब फिर 17 है, 18 तो खैर छोटा सा है, 10-15 मिनट में हो जाता है वो। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देखो अभी, तो सल्फर डाइऑक्साइड के जो है देखो इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होता है इसका, 119.5 डिग्री का होता है, ये लिखा है देखो 119.5 डिग्री, और इनका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें SO बॉन्ड, ठीक है ना, इसमें फाउंड देखो ये सल्फर ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है इसमें D पाई और P पाई बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, तो D पाई P पाई बॉन्ड बनाएगा वो, D पाई P पाई बॉन्ड, ओके, ये याद रखना है। अभी फिर भी काफ़ी सिंपल कर दिया लास्ट ईयर से। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड यूज देखेंगे तो ये तो अभी याद करने वाला पार्ट है। देखो क्या करेंगे यहाँ पर, देखो सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन, देखो रिफाइनिंग ऑफ किस में कर रहे हैं, पेट्रोलियम एंड शुगर को रिफाइनिंग करने में कर रहे हैं। इट इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क को ब्लीच करने में। इट इज़ यूज्ड एंटी क्लोर एजेंट रहता है और डिसइंफेक्टेंट यूज होगा। इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्वेटिव करने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में हो सकता है। लिक्विड SO2 जो होता है यूज्ड एज सॉल्वेंट यूज़ करेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स में डिजॉल्व हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड कंपाउंड अभी 16 ग्रुप में, सल्फर का, सल्फ्यूरिक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा देखेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन में अगर देखता हूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, याद रखना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। इसमें 3 स्टेप यूज़ करने वाले हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, सल्फर और सल्फाइड ओर जो होता है इसको बोलते हैं, क्या लेते हैं एग्जाम्पल, आयरन पायराइड। इसको क्या क्या बर्न करो या फिर रोस्ट करो, इन एयर क्या प्रोड्यूस करेगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। देखिए अब यहाँ पर सल्फर को ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, एक तो ये होगा, सल्फर को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर दो। दूसरा क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आयरन पायराइड को हीट कर दो, रोस्टिंग कर दो तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये देख लीजिए, ऐसा करना है। अब देखो सेकंड जो मेथड है, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज कैटालाइटिकली। देखो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना, थर्ड स्टेप में। सॉरी ये सेकंड स्टेप है, अपना पहला स्टेप हो गया है, सेकंड स्टेप है, ओके। तो इसमें क्या करें, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अब ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद रखना है, एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल है, ठीक है ना, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन लीड टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। फॉरवर्ड रिएक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो ना यहाँ पे 2 और 1 3 है, यहाँ पे 2 ही हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। और ये लो टेम्परेचर कितना लगता है, 720 केल्विन लगेगा, हाई प्रेशर में तो 2 बार लगेगा, ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है ना। मैक्सिमम अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड अगर आपको ऑपरेट करना है तो इसकी ये फेवरेबल कंडीशन है। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब फ्रॉम कैटालाइटिक कन्वर्टर। इसका डायग्राम नहीं है सिलेबस में,
इज एब्जॉर्ब इन कौन सा सल्फ्रिक एसिड, देखो तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा, देखो ये है ना सल्फर डाइऑक्साइड जो बना सेकंड स्टेप, ये सल्फर एसिड एब्जॉर्ब करके बनाएगा ओलियम, ओलियम को और हम वाटर डालेंगे बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। इस मेथड से आपको मिलता है 96 लेके 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। ओके बनेगा, देख लीजिए। चलेगा, ऐसा आपको कर लेना है। चलो अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड होता है, डेंस ऑयली ऑयल जैसा रहता है लिक्विड और कलरलेस, और इट हैज़ डेंसिटी कितने, मतलब डेंसिटी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, तो उसका होता है 1.84 ग्राम पर सीएम, क्या है 298 केल्विन। ये तो आप याद करने वाले पार्ट है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 283 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 611 केल्विन। देखो इट इज़ हाईली कोरोसिव, मतलब आपके स्किन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और ये बर्न फॉर्म करता है, ऐसे जल जाएंगे आपके स्किन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले देखते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। 16 ग्रुप बहुत बड़ा है, फिर 17, उसके बाद 17 ग्रुप आता है, फिर 18 सबसे छोटा है, ठीक है ना। इसी को आधा लेक्चर तो इसी में जाने वाला है, इसी ये 16 में। देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, आयनाइज करेंगे उसको, आयनाइज करेंगे, 2 स्टेप में जाएगा। देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है देख लीजिए, पहले स्टेप पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिजोल्व किया, तो इसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया, बनेगा हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन, तो उसका के की वैल्यू 10 है, ग्रेटर दैन 10। लेकिन सेकेंड स्टेप में अगर हम देखेंगे तो फिर वो जो फर्स्ट स्टेप जो बना वो वाटर से रिएक्शन करके बनेगा, फिर से हाइड्रोनियम आयन, तो SO4, तो के की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻²। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रेटर वैल्यू के, तो के की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, लार्जली डिसोशिएट होगा, ठीक है ना, उसलिए ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज़ अ डायबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, डायबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड बोलने वाला इसको। अब देखो रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो होने वाली है। अब देखिए जरा यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों ऑक्सीडाइज बाय हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और खुद जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले जो ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद भी रिड्यूस होगा ना। देखो यहाँ पर अब ये याद करने वाले पार्ट है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड करेगा कॉपर को किस में कर देगा ऑक्सीडाइज, कॉपर सल्फेट में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या रहेगा, सल्फर को रिड्यूस कर देगा सल्फर डाइऑक्साइड में, और खुद भी रिड्यूस हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो दोनों कंबाइन करके लिखा है 3 मॉल। फिर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन को कर देगा ऑक्सीडाइज कार्बन डाइऑक्साइड, खुद हो जाएगा रिड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। कितना इजी रिएक्शन है। अब देखिए डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जहाँ भी गिरेगा, फर्स्ट पे भी गिरेगा तो फर्स्ट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बना के वहाँ से निकाल देगा, आपके स्किन में गिर गया, स्किन को जला देगा, जलाने मतलब होता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो डिहाइड्रेट कर रहा है इसको, ऐसा बोलेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड शुगर चारकोल, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड चैरिंग बोलते हैं इसको, कहते हैं चैरिंग। ये याद रखना, ये आ सकता है MCQs में। अब देखिए ये जो आपका जो ग्लूकोज है, मतलब सुक्रोज जो है, सुक्रोज मान लीजिए, ठीक है, माल्टोज लैक्टोज, तो सुक्रोज, तो ये इसको क्या करेगा, इसको इसके साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, देखो पूरा वाटर बाहर निकाल दिया और कार्बन ब्लैक बन गया, चारकोल, शुगर चारकोल बोलते हैं इसको, कार्बन पीछे रहेगा उसको शुगर चारकोल बोलेंगे, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए रिएक्शन विद सॉल्ट्स की बात करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज द सॉल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड टू करस्पॉन्डिंग एसिड। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा है सॉल्ट को, देखो सॉल्ट को डिकम्पोज कर, NaCl को डिकम्पोज किया तो बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या बनेगा यहाँ पे एसिड, देखो HCl एसिड बनेगा, मोर वोलेटाइल एसिड बना रहा है। तो इसने रिएक्शन किया किसके साथ, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट तो बनेगा यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड ने कैल्शियम फ्लोराइड से किया तो बनेगा HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये मोर वोलेटाइल एसिड्स बन रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर यूजेस। अब तो सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज होता है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, देखो एक मिनट, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्या बनाएगा,
फर्टिलाइजर्स क्या रहेगा, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये सब बनने वाला है। फिर इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स बनेगा, मतलब कलर, पेंट, डाई स्टफ, इंटरमीडिएट्स। फिर इसका यूज़ होगा पेट्रोलियम रिफाइनिंग होगा, इट इज़ यूज इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री में होगा, इन मेटलर्जिकल में होगा, फॉर क्लीनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग होगा इसका यूज़। स्टोरेज बैटरी होगा, जो आपका इन्वर्टर बैटरी, कार की बैटरी, उसमें होता है। लेबोरेटरी रिएजेंट में होता है, लैब में रखा रहता है ये। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट, ये एक्सप्लोजिव है, नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट, एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट बनते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है 16 ग्रुप। अब हम बात करते हैं 17 ग्रुप की बात करते हैं। देखो, तो इस ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। तो सभी लोग ये ग्रुप याद रहता है। फ्लोरीन, देखो मैं बताता हूँ अभी इसको ग्रुप कैसे करना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये आपके नाम है इसके, ठीक है। तो देखो, फिर कल बाहर आई अंटी, ऐसे याद रख सकते हैं, फिर कल बाहर आई अंटी, ये इसको न्यूमोनिटिंग। ऐसे तो सभी लोग आजकल क्या हो गया, कॉमन हो गया है न्यूमोनिटिंग, तो सारे टीचर करा देते हैं आजकल ये इसका, क्योंकि अभी सोशल मीडिया के कारण सभी लोगों को मालूम चल गया हर चीज़, किसी ने बनाया दूसरे एकदम पहुंच जाता है वो, ठीक है। तो उसके लिए ये अभी नॉमिनल बात हो गई। एक ज़माना था जब लोगों को ये मालूम नहीं था न्यूमोनिक टेक्निक, अब बहुत कॉमन हो गया ये, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, ये हो गया। तो 17 ग्रुप को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हेलोजेंस, क्योंकि ग्रीक वर्ड हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जीन का मतलब होता है बॉन्ड, सॉल्ट प्रोड्यूसर, नाम क्या गया, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स हो गया नाम इसका। चलिए अब देखते हैं इसका ऑकुरेंस की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो होता है वो 13th एलिमेंट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ अबंडेंस इन क्रिस्टल रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, क्रिस्टल रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट में ये मिलता है आपको। तो देखो, इट इज़ प्रेजेंट मेनली इनसॉल्युबल फ्लोराइड, फ्लोरीन्स मिलेगा। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स, देखो फ्लोराइड ये 10th में पढ़ा हुआ है, CaF2, क्रायोलाइट ये भी 10th में पढ़ा है, Na3AlF6, और फ्लोरोपेड ये भी 10th में पढ़ा है, Ca3PO4 टेकन ट्वाइस CaF2। ये 3 फ्लोरीन के मिनरल्स याद कर लेना विथ फॉर्मूला, ऐसे भी 10th में पढ़ा हुआ तो रिकॉल हो गया होगा। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन जो रहता है वो 20 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द क्रिस्टल रॉक्स में रहता है। क्रिस्टल रॉक मतलब जैसे रॉक्स में रहते हैं, NaCl के रॉक्स, ठीक है। द मेजर डिपॉजिट ऑफ क्लोरीन जो होता है वो NaCl होता है, क्लोरीन का, सोडियम क्लोराइड जो समुद्र में मिलता है। तो सी वाटर कंटेन क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। इट इज़ मेनली सोडियम क्लोराइड, ये रहता है 2.5% बाय मास। फिर द डिपॉजिट्स ऑफ ड्राइड अप सी कंटेन लार्ज डिपॉजिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो आप जो समुद्र सूख जाते हैं उसमें फिर आपको नमक मिलता है, NaCl, जैसे NaCl, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है ना। कर्नेलाइट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2, ये फॉर्मूला याद करने का, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो याद ही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ब्रोमीन की बात करते हैं। तो इट इज़ रिलेटिवली लेस अबंडेंट इन रॉक क्रिस्टल में कम मिलता है, ठीक है, दैट आइदर फ्लोरीन एंड क्लोरीन इसके कंपेरिजन में। तो देखो ब्रोमीन ऑकर्स इन सी वाटर मिलेगा आपको ये, ठीक है ना, सॉल्ट लेक्स, ब्रोमाइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऐसा आपको मिलेगा ये। आयोडीन जो रहता है, आयोडीन ऑकर इन सर्टन फॉर्म्स ऑफ मराइन लाइफ इन देयर सिस्टम, जैसे देखो वेरियस सी वीड्स, वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड सॉल्ट पीटर कंटेंस 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट, ऐसा रहता है, ठीक है। याद करने का काम ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 17 ग्रुप तो NS2NP5 ये लास्ट में आने वाला है। तो अभी आपको सिर्फ एक नंबर बढ़ाते जाना है, जो मैंने पहले बताया सब में। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 8, 17, 35, 53 पूरा वही रहेगा, सिर्फ एक नंबर बढ़ा दीजिए। कैसे याद रखना है, देखो या 2, देखो उसमें क्या था, देखो अब याद करो, हमने जो लिया था ऑक्सीजन लिया था, ऑक्सीजन क्या था 1:2:2P5, 4 था, तो यहाँ 5 कर देना, एक बढ़ गया इधर, देखो एक यहाँ बढ़ा देना, एक बढ़ाते चलिए, बस मैं सर्कल करते जा रहा हूँ, एक बढ़ाते चलिए, हो गया आपका। तो मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ मैं आपका, जिससे कि आपका टाइम बच जाए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चलना है, बस पूरा सेम है, हो गया। एक एटम बढ़ते जा रहा है ना प्रोग्रेसिवली, हो गया खत्म का। तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। आ जाएगा अभी आपको कर लेंगे। तो एक बार लिखना 16, फिर 70 लिखना, फिर 80 लिखना, खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई कुछ है नहीं उसके अंदर। तो अब एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 देखते हैं। तो पहले एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ 17 ग्रुप देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, अब वही पैटर्न है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड रेडियाई इंक्रीजेस, अक्रॉस पीरियड डिक्रीजेस, ठीक है, वही है। डाउन द ग्रुप क्या होगा आपका,
नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, और अक्रॉस पीरियड क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, खत्म, वही लिखा है। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, देखो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एटॉमिक आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अक्रॉस पीरियड एटॉमिक आयनिक रेडियाई decreases with increase in atomic number and effective nuclear charge, and group 17 elements मतलब halogens have smallest atomic radii in their respective, सबसे छोटी रहेगी क्योंकि सबसे बड़ी आपको अल्कली मेटल और सबसे छोटी ये, और क्या ना नोबल गैस का कंसिडर नहीं करते वो, उसमें ना इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना लूज होता है उसके लिए, ठीक है। अब आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी मतलब होता है कि आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, आउटर शेल से निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी। देखो तो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, एंड अक्रॉस पीरियड क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, खत्म, वही है पूरा। मतलब आयनेशन एंथैल्पी आपको पहले बताया मैंने कि ये जो होता है ये डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनेशन जो एंथैल्पी होगा ये साइज पे डिपेंड करता है, साइज के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डाउन द ग्रुप एटॉमिक इंक्रीजेस तो आयनेशन डिक्रीजेस, अक्रॉस पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज, तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है ना, हो गया, बाकी कुछ नहीं पूछते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ट्रेंड बिल्कुल वैसे ही है, एटॉमिक साइज क्या होता है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बात करें, ये भी क्या होता है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनली होगा, ठीक है ना, ऐसा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये डिक्रीजेस, अक्रॉस पीरियड इंक्रीजेस, खत्म, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं है। और एक पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक जो होता है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, कितनी है इस ग्रुप में, फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन कैटेगरी नंबर कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इन 17 ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डाउन द ग्रुप, और इन 17 ग्रुप फ्लोरीन हैज़ द लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन दैट ऑफ क्लोरीन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला आपको रेडी कर लेना है, मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन बनेगा, ये रेडी कर लीजिए इसको, कि ग्रुप 17 में मतलब ऐसे बोलेगा कि फ्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन दैट ऑफ क्लोरीन, तो उसका याद रखना, सही लिखना, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या ले रहे हैं यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट को, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फ्लोरीन क्लोरीन जो रहता है, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस होगा, ब्रोमीन जो रहेगा वो लिक्विड होगा, आयोडीन जो होगा वो सॉलिड होगा एट रूम टेम्परेचर। फ्लोरीन का कलर कैसा है, येलो कलर है, क्लोरीन कैसा है, ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन कैसा है, रेड, आयोडीन कैसा है, वायलेट कलर। ये कलर्स याद कर लेने हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में आने वाले हैं सभी। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, और ब्रोमीन एंड आयोडीन, देखो फ्लोरीन क्लोरीन किसी रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये आता है स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। और अब ये किसमें सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसा कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, विच आर गिव कलर सोल्यूशन। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स फॉलो, ये ऑर्डर फॉलो करता है, आपको ये ऑर्डर याद करना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका इंक्रीज होता है ना साइज, तो वैसे वो कम कम होते जा रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। साइज बढ़ेगा तो, साइज जितनी ज़्यादा रहेगी उतना कम डिसोसिएशन रहता है, वो बहुत जल्दी ब्रेक होता है, साइज जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा डिसोसिएशन। चलिए अब देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो होता है फर्स्ट मेंबर है, ये डिफर करेगा अपने रेस्ट ऑफ द मेंबर से, तो उसका रीज़न याद रखना, पहला है स्मॉल एटॉमिक साइज, दूसरा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल, चौथा है लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। 4 रीजन कारण फ्लोरीन रेस्ट ऑफ द मेंबर से डिफर करता है। फिर सम एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन, ये पॉइंट्स याद रखना है। तो आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर हायर, ये याद रखना, हायर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड ट्रेंड शोन बाय अदर हेलोजन, उससे ज़्यादा शो करेगा। फिर आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई, देखो आयोनिक कोवेलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आर क्वाइट कैसा होता है, लोअर देन एक्सपेक्टेड, उससे थोड़ा सा कम रहता है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, ड्यू टू शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है ना, फॉर्म्ड बाय इट एंड अदर देन अदर एलिमेंट्स, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, इट फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड, एक ही फॉर्म करता है, HOF पढ़ेंगे हम लोग 17 इसी ग्रुप में 8 हेलोजन कंपाउंड में, वाइल अदर हेलोजन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ये याद रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ठीक है ना, 293 केल्विन,
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स आर कैसे होते हैं गैसेस। HF लिक्विड होता है, बाकी गैसेस होते हैं क्योंकि उसमें होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। तो पहला देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रुप 17 एलिमेंट कैसे होता है, आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सबको मालूम है N(s)2 Np5 होता है, ठीक है ना। तभी और इसको सब एक ही इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या फॉर्म करेगा आपका यहाँ पर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑल हेलोजेंस एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन, देखो क्लोरीन ब्रोमीन ये क्या शो कर रहा है आपका +1 +3 +5 +10, क्यों शो करते हैं, क्योंकि फ्लोरिक गैस डी ऑर्बिटल एब्सेंट, बाकी सारे हेलोजन गैस डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, ये लिखा है दिस इज बिकॉज they are less electronegative than fluorine and possess empty d orbital in the valence shell and therefore can expand the octet. The oxidation state कैसा +4 +6 occur in oxides and oxo acids of chlorine और bromine form होता है, याद रख लेना है। अब देखिए जरा, फ्लोरीन आइटम हैज़ नो डी ऑर्बिटल, इसका डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये एक्सपांड नहीं करता ऑक्टेट। एंड फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एग्जिबिट क्या शो करता है ओनली -1, एक ही ऑक्सीजन स्टेट शो करता है फ्लोरीन, बाकी सब क्या करते हैं -1, तो सभी शो करेंगे -1, लेकिन उसके अलावा +3 +2 +3 +5 ठीक है ना 7 ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस, मतलब हाइड्रोजन, सॉरी। तो जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स। देखो ये बनाया, हाइड्रोजन ने हेलोजन से रिएक्शन किया, देखिए यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ने हेलोजन से रिएक्शन किया तो ये बना आपका हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HCl HBr HI HF ऐसा बनाएगा। और इस ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, ये वाला पॉइंट्स याद रखना है आपको। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये ऑर्डर आपको याद कर लेना है। फिर इट इज़ ड्यू टू देखो रीजन याद है, डिक्रीजिंग बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी ऑफ HX बॉन्ड ऑर्डर, ये ऑर्डर उसका उल्टा है बॉन्ड ऑर्डर। एंड थर्मोस्टेबिलिटी ऑफ हेलोजन हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर, ये थर्मोस्टेबिलिटी का मतलब ये पॉइंट के बाद आपको ये वाला पॉइंट थर्मोस्टेबिलिटी है, एसिडिक स्ट्रेंथ और थर्मोस्टेबिलिटी, उसका रीज़न वही है सारा, दोनों का रीज़न यही है, ठीक है ना। चलिए इसको कर लीजिए आप। उसके बाद फिर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे, मैनी ऑक्साइड बनाएंगे। इसके अंदर देखो ऑक्साइड बन रहे हैं, देखो ऑक्साइड्स फॉर्म विथ मोस्ट ऑफ, लेकिन उसमें ज़्यादातर कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जैसे देखो फ्लोरीन फॉर्म 2 ऑक्साइड, एक बनेगा फ्लोरीन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा फ्लोरीन, मतलब डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो ओनली ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इज अ थर्मली स्टेबल होता है एट 290 केल्विन एंड बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है दोनों के दोनों, ओके। अब देखिए क्लोरीन ऑक्साइड जो है, क्लोरीन ऑक्साइड्स देखो, तो Cl2O ClO2 Cl2O6 Cl2O7 आर हाईली रिएक्टिव और कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड टू एक्सप्लोड, मतलब वो एक्सप्लोजिव नहीं होता है इसके अंदर। फिर देखो Cl2, ठीक है ना, इज़ अ ब्लीचिंग एजेंट है ये पेपर पल्प और टेक्सटाइल और वाटर ट्रीटमेंट में इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं वहाँ पर। फिर देखो ब्रोमीन का ऑक्साइड देखेंगे तो Br2O BrO2 BrO3, ये कैसे लीस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड्स है, ठीक है ना, एंड दे आर वेरी पावरफुल, कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं तो I2O4 I2O5 I2O7 ये इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं। और डीकम्पोजिंग ऑन हीटिंग, हीट किया तो क्या होता है, डीकम्पोज हो जाएंगे। तो I2O5 जो होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज फॉर किस लिए करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को एस्टिमेट करने यूज़ करते हैं। और हायर ऑक्साइड ऑफ हेलोजन कैसे होता है, मोर स्टेबल, याद रखना है, हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन कैसे होता है, मोर स्टेबल देन लोअर वन से। याद करने का पार्ट है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ता है, लाइन टू लाइन याद करना पड़ता है। अब देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। देखो तो हेलोजन जो रह देंगे वो किससे कम, एक दूसरे के साथ, मतलब हेलोजन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो किस टाइप के कंपाउंड बनेंगे, देखो XX-, XX-3 XX-5 XX-5। इसमें याद रखना है आपको, जो X जो रहेगा, X जो रहेगा हेलोजन जो रहेगा X, तो ये लार्जर साइज रहेगा, और X- जो रहेगा ये आपका रहेगा स्मॉलर साइज, ये याद रखना है, बस हो गया। अब देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। देखो तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17
रिएक्ट विथ मेटल्स इंस्टेंटली टू गिव मेटल हैलाइड। जैसे आप देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमीन से मैग्नीशियम, तो सिंपल रिएक्शन है ये। फिर देखो आयनिक कैरेक्टर, अब ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर, आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये ऑर्डर आपको याद करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर, ठीक है ना। एम जो होता है यहाँ पे मोनोवैलेंट रहता है, मेटल है ये, एम मतलब मेटल, ये मोनोवैलेंट रहेंगे मेटल्स यहाँ पर, ठीक है ना। फिर देखो मेटल हैलाइड हैविंग मेटल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवैलेंट, ध्यान देना है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं ये मोर कोवैलेंट देन वंस हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर में कोवैलेंट, लोअर में आयोनिक। अब जैसे देखो SnCl2 SnCl4 ये कैसा होगा यहाँ पर, देखो ये मोर कोवैलेंट है। अब यहाँ पे SnCl2 कैसे रहेगा, यहाँ पर रहेगा किससे कम रहे SnCl2, तो ये ज़्यादा कोवैलेंट है इसके। अब जैसे आप बात किया PbCl4 तो PbCl2 ऐसा है, वैसे यहाँ पे है ना 3 होना चाहिए, इधर 4 होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 3 चाहिए और यहाँ पे 5 चाहिए, ऐसा हायर, यहाँ पे 6 है और ये ऐसा रहेगा। नहीं एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ, एक मिनट नहीं ठीक है, हायर है ना ये, सॉरी बराबर है। तो देखिए सारे जो शो कर रहे हैं ये देखो, ये सारे ये हायर है, ये सारे हायर, और ये लोअर से कम रहेगा, ऐसा हायर वाले ऐसे रहेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन, तो हेलोजन फॉर्म करेंगे, सेवरल ऑक्सी एसिड फॉर्म करते हैं। देखो तो ओनली 4 ऑक्सी एसिड हैव बीन आइसोलेटेड इन द प्योर फॉर्म। देखो हाइपोफ्लोरस एसिड, परक्लोरिक एसिड, आयोडिक एसिड, मेटा आयोडिक एसिड, ये फॉर्म होते हैं सिर्फ। तो मतलब 4 ऑक्सी एसिड आइसोलेट करते हैं इन फॉर्म, प्योर फॉर्म, ये 4 ही बनेंगे। एंड अदर जो रहेंगे स्टेबल ओनली इन एक्वियस सोल्यूशन रहेगा और इन देयर सॉल्ट फॉर्म रहेगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है हेलो एसिड का जो होता है हेलोजन एसिड है ऑक्सी एसिड, वो इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते जाएंगे तो उसका क्या बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ रहा है याद कीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ठीक है ना। अब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, देखो फ्रॉम देखो HClO ये वीक है क्योंकि इसका देखो K की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻⁸ दे रखा है, और इससे कंपेयर किया तो देखो ये देखो ऐसा रहेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो पहले देखिए हाइपोक्लोरस एसिड, देखो HOCl, ठीक है। फिर देखो क्लोरस में यहाँ पे क्या किया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो ये इतना बढ़ा दिया, इतना बॉन्ड बढ़, बस यही अभी एक एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बढ़ाते चलना है। देखो अभी आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, देखो डबल बॉन्ड एक और बढ़ गया, यहाँ पर देखो एक और बढ़ गया, यहाँ पे देखो इसमें एक और बढ़ गया। तो क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एक, बस एक बार याद करें HO, आपने क्या किया, देखो आपने HO याद कर लिया, HOCl ये पहला हो गया, ठीक है। तो अब इसका जो इसमें फिर एक ऐसे बढ़ाते चलिए, एक बढ़ाते चलिए, बस खत्म, 3 तक है, बस खत्म, 4 ही तो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक, हाइपोक्लोरस, क्लोरस और क्या बोला याद रखना है, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड, एक एक बढ़ते जाएगा। मतलब आपका है HOCl एक, तो अभी यहाँ पर आपका एक ऑक्सीजन बढ़ गया, फिर 2 ऑक्सीजन बढ़ गया, फिर 3 ऑक्सीजन बढ़ गया, ऐसा रहेगा आपका, ठीक है ना। इस टाइप से बढ़ा चलना है, आसान है बहुत। अब देखते हैं क्लोरीन एंड कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। तो पहले लेते हैं क्लोरीन, हम यहाँ पर क्या लेने जा रहे हैं, क्लोरीन। देखिए देखो क्लोरीन वॉज डिस्कवर, किसने किया इसको, शील नाम के साइंटिस्ट, ये जर्मन स्वीडिश केमिस्ट है, 1774 में किया हुआ है, ठीक है। बाय द एक्शन ऑन क्या आता है, HCl और MnO2 पर किया हमने। तो फिर बाद में 1810 में डेवी ने क्या किया है, एलिमेंट्री नेचर इस्टेब्लिश किया हुआ है, और उसने नाम भी दिया उसका क्लोरीन का। तो ग्रीक वर्ड होता है क्लोरोस, का मतलब होता है ग्रीनिश येलो, उन्होंने नाम दिया हुआ है डेवी ने, ठीक है। आप देखते हैं इसका प्रिपरेशन, देखो तो क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन। आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी भी एक ऑक्सीडाइज के साथ रिएक्शन करके देखना। तो पहले में ले रहे हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, देखो तो HCl क्या करेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा, एक मिनट, तो ये इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, देखो किसमें, क्लोरीन में कर देगा। HCl को मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये आपका ऑक्सीडाइज एजेंट है। फिर देखिए यहाँ पर HCl ने क्या किया, KMnO4 को कर दिया किसमें, आपका क्लोरीन में ऑक्सीडाइज, ठीक है। उसके बाद फिर जो ये हो गया फर्स्ट, तो दोनों में से कोई लेना है, MnO2 ले लो या फिर आप ले लो पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड है, क्लोरीन को हम ऐसे बना सकते हो, NaCl को हमने सल्फेट से रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl बन गया। फिर MnO2 को HCl से रिएक्शन किया तो मैंने MnCl2 प्लस H2 और Cl2 ये बन गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन स्पीसीज है, देखो 4HCl कट हो गया, यहाँ से क्या कट हो सकता है, इधर से कुछ कट नहीं होगा,
ठीक है ना। बाकी लिख दो, बाकी पूरा ये ओवरऑल रिएक्शन लिख देना देख कर ही। 4NaCl MnO2 4H2O, फिर यहाँ पे ये लिख दिया MnO2 लिख दिया, H2 लिख दिया, Cl2 लिख दिया। देखो कॉमन कट क्या हो रहा है, HCl कट हो जाएगा, खत्म। टू स्टेप में हो जाता है। मतलब क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन सॉल्ट एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, और ये स्टेप 2 स्टेप में होगा, खत्म। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन मतलब इंडस्ट्री में डेकॉन प्रोसेस। अब ये डेकॉन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी नेम वाले आती है ना वो आपको याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेकॉन्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना हम लोग, तो किससे कर रहे हैं, देखो हम क्या HCl को ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, टेम्परेचर लेते हैं यहाँ पे 723 केल्विन, कैटलिस्ट टेम्परेचर याद रखिए, खत्म। HCl को ऑक्सीजन रिएक्शन को तो बन गया क्लोरीन, ये हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आता है। तो बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट NaCl या फिर 10% NaCl भी बोल देते हैं कभी कभी ब्राइन को, 10 से पड़ा होगा, तो क्लोरीन ऑपरेट हो जाएगा। देखो NaCl को हमने क्या डिसोशिएट कर दिया है Na+Cl, तो एट कैथोड, देखो एट कैथोड एट एनोड, तो कैथोड पे होता है क्या अभी आपका ये वाटर उधर चले जाएगा कैथोड गैस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वाटर और बनाएगा हाइड्रोजन गैस और OH प्रोड्यूस करेगा। OH इस Na+ कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर बात है एनोड पे क्या क्लोरीन माइग्रेट करेगा, तो क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन Na तो यहाँ माइग्रेट कर गया लेकिन वाटर उधर जाता है, वाटर गेन कर लेता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्लोरीन कंबाइन करके क्लोरीन, ये सब वहाँ का प्रोसेस है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है तो प्राइमरी प्रोसेस सेकेंडरी प्रोसेस याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, ऐसा बनेगा ये। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, देखो क्लोरीन कैसा होता है, कलर याद कर लीजिए, ग्रीनिश, कैसा कलर है इसका, ग्रीनिश येलो गैस है, हैविंग पंजेंट स्मेल होता है, सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, पंजेंट एंड सफोकेटिंग एजेंट, ये पॉइजनस इन नेचर है। इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड टू ग्रीनिश येलो लिक्विड, उसका बॉइलिंग पॉइंट 293 याद करना पड़ेगा। ये वाटर में डिजोल्व करके क्या बनाता है, क्लोरीन वाटर बना लेता है। क्लोरीन वाटर मतलब क्लोरीन को वाटर में डिजोल्व कर दो क्लोरीन वाटर, और ग्रीनिश येलो लिक्विड बन जाएगा। और ये याद रखना, इट इज़ 2 to 5 टाइम्स हैवियर दैन एयर, 2 से लेके 5 तक ज़्यादा क्या होता है, हैवियर होता है वाटर से, 2 to 5 टाइम्स हैवियर। फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं, तो रिएक्शन क्लोरीन देखो अभी, तो क्लोरीन रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड। देखो क्लोरीन से देखो यहाँ पर क्या किया हमने, क्लोरीन को एल्यूमिनियम से रिएक्शन किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोरीन को सोडियम से रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन को आयरन से रिएक्शन तो फेरिक क्लोराइड, ऐसा सिंपल रिएक्शन बनते हैं। अब देखिए रिएक्शन नॉन मेटल, ये भी बहुत आसान है, क्लोरीन रिएक्शन नॉन मेटल टू फॉर्म क्लोराइड। जैसे देखो अब यहाँ पर क्लोरीन को फॉस्फोरस से रिएक्शन किया तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्लोरीन को सल्फर से रिएक्शन तो सल्फ्यूरस एस क्लोराइड बन गया, H2Cl2 बन गया। देखो डायरेक्ट कंबाइन करना है। फिर एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, तो क्लोरीन की एफिनिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो उससे क्या बनेगा, देखो इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। देखो HCl बन गया, फिर उसको क्लोरीन को H2 से रिएक्शन तो HCl बन गया। देखो बन रहा है कि नहीं, HCl बनता है इसके अंदर। अब रिएक्शन अमोनिया, ये ज़रा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो क्लोरीन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, और तो क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड और साथ में नाइट्रोजन गैस वर्ल्ड होगा, एक्सेस ऑफ लिया अमोनिया, और एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लिया तो क्या बनेगा, क्या बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये होता है एक्सप्लोजिव होता है। जो इंपॉर्टेंट उसको धीरे बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट उसको थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो रिएक्शन अल्कली, अगर हमने क्या किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो क्लोरीन को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन, तो बनेगा NaCl सोडियम, यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड बन गया और वाटर, और हॉट और लिया तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड दोनों बन रहा है, वाटर दोनों बना है, यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड बना है, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका क्लोराइड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनेगा, यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना, ऐसा बनेगा। और क्लोरीन को जो रिएक्ट किया हमने ड्राई स्लैग्ड लाइम, मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ड्राई स्लैग्ड लाइम, तो इससे क्या बनेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ये रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है अल्कली के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से कर लेना। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट का पूछ लेते हैं, हॉट एंड कॉन्स्टेंट पूछ लेते हैं, और यहाँ पर ये भी पूछ लेंगे रिएक्शन, दोनों काम किया आपके, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। क्लोरीन को मीथेन से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, मिथाइलिन क्लोराइड। क्लोरीन को अगर अल्किन से रिएक्शन तो देखो इथिन से किया तो बनेगा 1,2-डाइक्लोरोथेन। ये सब ऑर्गेनिक में हो चुकी है, 11th में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। देखो क्लोरीन ऑक्सीडाइजेज फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट। फेरिक सॉल्ट से देखो ना, फेरस को फेरिक में कर देगा, यहाँ फेरस है, ये फेरस को फेरिक में कर देगा,
और सल्फाइड को सल्फेट में कर देगा क्या, ऑक्सीडाइज कर देगा। ये डायरेक्ट कर लीजिए और रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये हो गया आपका पहला एक हो गया। फिर आप लेना क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को कर देगा यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना, एंड आयोडीन टू आयोडेट, ठीक है, ऐसा रहेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन वाटर प्रेजेंस क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर डिजॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, ठीक है ना, और आयोडिक एसिड बना लेगा। वाटर है ना यहाँ पे, वाटर होने के कारण क्या बना, आयोडेट बना ना, ये देखो आयोडेट, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है, आयोडेट से क्या बनेगा, आयोडिक एसिड बनाता है। ये लिखा ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयोडिक एसिड रिस्पेक्टिवली। फिर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, तो क्लोरीन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मतलब वाटर फॉर ब्लीचिंग। तो देखो अब इसमें वाटर चाहिए, देखो क्लोरीन वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCl और ये बना आपका HOCl। तो HOCl डीकम्पोज हो क्या बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, देखो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर को कलरलेस ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि क्लोरीन कैसे होता है, ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और भी क्यों होता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, याद रखना है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ लिखा है कि इट लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ये लिखा है देखो, ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना है। अब देखते हैं इसके यूजेज। देखो क्लोरीन इज यूज्ड प्यूरिफिकेशन मतलब स्टेरिलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फिर फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, रेयन, ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल। अब इसको डायरेक्ट याद ही करना है। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, प्लेटिनम को यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन में। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, DDT, रेफ्रिजरेंट बनेगा। और ये जो है ना, ये पॉइंट काम का है लास्ट का। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस बनते हैं, जैसे फॉस्जिन, COCl2, टीयर गैस, ठीक है, CCl3NO2, ये याद करने फॉर्मूले पूरे। मस्टर्ड गैस, Cl, CH2CH2S, CH2CH2Cl, ये पूरे याद चाहिए। लास्ट पॉइंट के लास्ट के दो जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे अच्छा है कि आप इसके यूजेस ही याद कर लीजिए पूरे, सबसे अच्छा रहेगा, खत्म, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अब आगे इंटर हेलोजन कंपाउंड। देखो हेलोजन कंबाइन, देखो हेलोजन कंबाइंस अमंग देमसेल्फ, ये पीछे पड़ा है अभी। तो हेलोजन हेलोजन एक दूसरे से कंबाइन करके इंटर हेलोजन कंपाउंड बनते हैं। किस टाइप के बनते हैं बता चुका पीछे, XX डैश, एक मिनट, ये पीछे हो चुका है आपका, ये XX डैश, XX3, XX-3, XX-5, XX-7 ऐसा बनेगा। मतलब X जो रहेगा वो आपका लार्ज साइज रहेगा और X डैश जो रहेगा वो आपका स्मॉल साइज रहेगा, बस खत्म। अब देखिए जरा यहाँ पे थोड़े से टेबल फॉर्म में डायरेक्ट ही ले रहा है इसको, तो अब इसको आपको याद करना है। देखो तो वेरियस टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, देखो अभी आपको ये याद रखना है। क्लोरीन क्या बनेगा, फ्लोराइड में ClF, ClF3, ClFi, इतना बनाएंगे फ्लोराइड। क्लोरीन नहीं बनाएगा, ब्रोमाइड नहीं बनाएगा, आयोडाइड नहीं बनाएगा, ये नहीं बना रहे हैं। फिर ब्रोमीन की बात करते हैं तो फ्लोराइड से बनाएगा BrF, BrF3, BrF5, क्लोराइड में BrCl, बाकी ये दो नहीं बनेंगे। फिर आयोडीन की बात करते हैं तो फ्लोराइड देखो IF3, IF5, IF7, क्लोराइड में ICl, ICl3 और ब्रोमाइड में IBr, और ये आयोडाइड नहीं है। इसको याद ही करना है, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देयर कॉम्पोजिशन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। देखो 4 टाइप्स में करेंगे। XX डैश, इसमें रहेगा ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr, और XX-3 में बनेगा ClF3, BrF3, IF3, और XX-5 बनेगा ClF5, BrF5, IF5, और XX-7 में IF7 हो गया। ये याद कर लीजिए पूरा। फिर ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, एक एक पॉइंट जरा समझते हैं। द कंपाउंड्स, देखो हेलाइड्स बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, द कंपाउंड्स इज कंसिडर्ड एज द हेलाइड ऑफ हेलोजन, क्योंकि XX है तो हेलाइड ऑफ हेलोजन बराबर है। तो जैसे कि ClF, हेयर हेलोजन हैविंग लार्जर साइज इन क्लोरीन एंड इट इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन फ्लोरीन, हेंस द इंटर हेलोजन कंपाउंड इज नेम्ड एज क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ऐसा आता है। फिर देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड है इवन नंबर होंगे इसमें, मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे रहेंगे। जैसे कि Cl4, देखो Cl3, तो 3 और 1 4 हो गया कि नहीं है, देखो 4 एटम हो जाएगा, ऐसा इवन नंबर बनेंगे 2, 4, 6, 8 ऐसे। द प्रॉपर्टी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड आर जनरली इंटरमीडिएट, बोल रहा है इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ हेलोजन्स एंड दे आर मेड, दोनों के इंटरमीडिएट रहेंगे। और सेंट्रल हेलोजन आइटम एग्जिबिट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट इंटर हेलोजन कंपाउंड, सेंटर की बात कर रहा है।
और नंबर ऑफ एक्स जो रहता है एक्स हेलोजन आइटम इन कंपाउंड ऑलवेज ऑड रहेगा, हेलोजन हमेशा ऑड ही रहेंगे। और दे आर डायमैग्नेटिक, याद है सारे इंटेलिजेंट कंपाउंड डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर स्टेट्स ऑफ इंटेलिजेंट कंपाउंड, स्टेट्स देखते हैं। तो एक्स एक्स डैश में देखेंगे अगर हम स्टेट्स की, तो ClF होता है कलरलेस गैस, देखो ClF कैसे होता है कलरलेस गैस, BrF कैसे होता है पेल ब्राउन गैस, ये तो याद ही करने वाला है ये भी। BrCl होता है गैस, ICl होता है रूबी रेड सॉलिड अल्फा फॉर्म बोलेंगे इसको, ब्राउन रेड सॉलिड जो होता है ये होता है बीटा फॉर्म, और IBr जो होता है वो ब्लैक सॉलिड, ये याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। फिर X-3 में देखेंगे ClF3 होता है कलरलेस गैस, क्योंकि ये इसका फिजिकल स्टेट दे रखा है यहाँ पे जो है ना, ये फिजिकल स्टेट है, यहाँ पर क्या है फिजिकल स्टेट्स, ठीक है ना, ऑफ इंटेलिजेंट कंपाउंड्स। तो BrF3 येलो ग्रीन लिक्विड रहेगा, IF3 रहेगा येलो पाउडर रहेगा, ICl3 रहेगा ऑरेंज सॉलिड डाइमेराइज होकर क्या बनाएगा I2Cl6, इसमें क्लोरीन के ब्रिज होंगे। फिर X-5 में तो IF5 जो रहेगा, ठीक है, IF5 जो रहता है कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर बट सॉलिड बिलो 77 केल्विन। अच्छा BrF5 क्या है कलरलेस लिक्विड, ClF5 क्या है कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। अब मतलब X में आता है IF7, ये कलरलेस, खत्म, एक ही है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटेलिजेंट कंपाउंड, देखो तो मेथड यहाँ पे देखते हैं, तो X का देखते हैं, फिर X, ठीक है ना, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3 का है, ठीक है ना। देखो तो बोथ देखो यहाँ पर जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है तो बोथ इन इक्वल अमाउंट लेना है, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन इक्वल अमाउंट लेना है। टेम्परेचर कितना है 523 और कॉपर वेसल तो बनेगा ClF। आयोडीन क्लोरीन दोनों इक्वल अमाउंट लेना है, यहाँ पे HCl और HNO3 और बॉयल करना है, ये कैटलिस्ट है तो ICl बनेगा। ब्रोमीन क्लोरीन तो देखो BrCl बनेगा इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ की बात करें X-3 की बात करते हैं, यहाँ पर एक ये X है, ये X-3 है, तो देखो क्लोरीन और फ्लोरीन एक्सेस लिया तो बनेगा ClF3, फिर ब्रोमीन 3F2 तो ये बनेगा BrF3, फिर आयोडीन 3Cl एक्सेस लिया तो ICl3, ये सब याद करने वाले पार्ट है बेटा। अब रिएक्शंस ऑफ हेलोजन विथ इंटेलिजेंट कंपाउंड, देखो ब्रोमीन को BrF3 के साथ रिएक्शन किया तो BrF बनेगा। अब X में देखेंगे तो ब्रोमीन को क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड किया तो ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड और BrCl बनेगा। और स्पेशल रिएक्शन ऑफ ICl से किया तो देखो हमने क्लोरीन को KClO3 से किया तो बनेगा ICl बनेगा, इससे नहीं बनता है। उसके बाद फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज, देखो तो थर्मल स्टेबिलिटी X के देखेंगे तो क्लोरीन ClF ग्रेटर देन ICl ग्रेटर देन IBr ग्रेटर देन BrCl ग्रेटर देन, ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। फिर X में कोई ऑर्डर नहीं है इसका। फिर हाइड्रोलिसिस गिव्स ऑक्सो एसिड, देखो तो अभी देखो BrCl को का हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने तो ये बनेगा HOBr और HCl, और मैंने ICl का हाइड्रोलिसिस किया मैंने तो बनेगा आयोडिक एसिड बनेगा HCl और I2। और ऐसे अभी हेलोजन ट्राई मतलब X-3 में करेंगे तो ICl3 को हाइड्रोलिसिस किया तो बनेगा यहाँ पे HiO3 और 5HCl और ICl बनेगा। और डिसप्रोपोर्शनेशन या फिर ऑटोआयनेशन करेंगे इसका तो BF का देखो ब्रोमीन और BF5 बनेगा, और इसमें देखो ClF3 का बनेगा ClF2 और ClF4, और ICl3 का बनेगा यहाँ पर ICl और Cl2। फ्लोरेशन में इसका नहीं होगा, इसका होगा देखो यूरेनियम को किसी रिएक्शन किया ClF3 के साथ किया तो बनेगा यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और ClF। और एडिशन अक्रॉस करेंगे ओलिफिन के तो देखो ये एक यहाँ पे आयोडीन अटैच हो गया, एक जगह आपका क्लोरीन अटैच होती है, बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट। सिंपल से रिएक्शन से ये याद करने वाले पार्ट है एक्चुअली देखा जाए तो। अब देखते हैं यूजेज, देखते हैं इंटेलिजेंट कंपाउंड के, देखो यहाँ पर तो देखो ICl इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल्स के लिए, ठीक है ना। और फिर मतलब X- जो होगा इसका सेकंड, ये फर्स्ट यूज़ हो गया, ये सेकंड यूज़ हो जाएगा, ये थर्ड यूज़। तो एज कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आर्सेनिक थर्ड, फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड्स के लिए। और X-3 का याद कर लेना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड एज अ फ्लोटिंग एजेंट एज ए नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, खत्म, ठीक है। आप थोड़े से स्ट्रक्चर देखते हैं इनके, तो ICl का तो लीनियर होगा स्ट्रक्चर, आयोडीन मोनोक्लोराइड, फिर ClF3 मतलब क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का ये ऐसा रहेगा बेंट टी शेप, BrF3 का ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का देखो ये रहेगा बेंट टी शेप, ये दोनों बेंट टी शेप है।
फिर BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ये देखो इसका स्क्वायर पिरामिडल शेप है। CIF5 जो होता है मतलब क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, इसका रहता है स्क्वायर पिरामिडल। स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़ेंगे इन सभी के, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल हेलोजन आइटम इन इंटेंस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर कितना, इसका +7 है और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना 0 है, तो वो आराम से आ जाएगा। अब एक्स निकालें 7 मतलब आ जाएगा, आयोडीन का 7 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन का कितना होगा +5, इसमें एक लोन पेयर है, ब्रोमीन का +5। अब देखो यहाँ पर देखेंगे +3 है, तो क्लोरीन का +3, ब्रोमीन का +3, आयोडीन का +3, आयोडीन का +3 और लोन पेयर 2 है। यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन का +1, ब्रोमीन का +1, आयोडीन का +1, ब्रोमीन +1, आयोडीन +1, आयोडीन +1 और इसमें 3 लोन पेयर खत्म। ऑक्सीजन स्टेट निकल आता है ना। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट ग्रुप 18 ग्रुप, थोड़ा सा रह गया बस, ज़्यादा नहीं है, 7-8 स्लाइड आएंगी, छोटी छोटी स्लाइड है बस। तो अभी आपको याद होगा इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन ऐसे आते हैं आपको। देखो हीलियम, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ऐसे एलिमेंट है। मतलब यहाँ पर ही इज में कनेक्टिंग वर्ड करता हूँ, तो ही इज कनेक्टिंग वर्ड, नियर देखो दोनों को मिला के नियर, ही इज नियर करीना, जीनत, रबीना। ही इज नियर, क्या बोल रहा है, ही इज नियर मतलब दोनों मिला, NER नियर, नियर में 2 एलिमेंट आ गए, नियॉन और आर्गॉन, करीना, जीनत, रबीना ऐसा है। अब इसका ऑकरेंस देखते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 18 ग्रुप, अभी इसके स्ट्रक्चर थे वो हटा दिया उन्होंने, तो उसके अभी बहुत ईजी हो गया है। देखो ऑल नोबल गैसेज, ध्यान देना जरा, ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन ऑकर इन एटमॉस्फेयर, सिर्फ रेडॉन को छोड़ के बाकी सब आपको एटमॉस्फेयर मिलेंगे। एंड देयर अबंडेंस इन ड्राई एयर कितना होता है, अप्रॉक्स 1% बाय वॉल्यूम होता है, विथ आर्गॉन एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस है। हीलियम, नियॉन फाउंड इन द मिनरल ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, जैसे पिच ब्लेंड मिलेगा, मोनोजाइट, क्लेवाइट इसमें मिलेगा आपको। जीनॉन एंड रेडॉन और रेयरेस्ट एलिमेंट है, ठीक है ना। और रेडॉन का जो डीके प्रोडक्ट जो होता है, ये रेडॉन इज द डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम, रेडियम का डीके प्रोडक्ट है ये। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको आता है, सभी जगह पढ़ते हैं, एक एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो खत्म, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये सबको आता है। अब देखते हैं इसके एटॉमिक, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, इसके बिना तो होता ही नहीं कुछ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18। तो एटॉमिक रेडी है। अब देखो एटॉमिक जो रहेगा, एटॉमिक आयनिक रेडी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल, इसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्रॉस जाएंगे नहीं, वही लास्ट एलिमेंट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीज गैसेस एग्जिबिट वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। हाउएवर इट डिक्रीजेज, लेकिन जनरल ट्रेंडिंग डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन एटॉमिक्स, ये तो जनरल रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, तो सिंस नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं 18। तो नोबल गैसेस कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, नोबल गैसेस हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मतलब 4.2, ये किसी भी नॉन सब्सटेंस से सबसे कम है। फिर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। देखो ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं अगर, तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव स्टेबल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2 और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं करता है। दस दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और लूज, एंड दैट इज दे आर जीरो वैलेंट एंड मोस्टली एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक गैसेस मिलेंगे। हाउएवर द ज़ीनॉन हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज एंड लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन। ज़ीनॉन की ज़्यादा एटॉमिक साइज है और नीचे उसके लिए, एंड ज़ीनॉन एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी नहीं करेंगे। अब देखो इट्स आउटर मोस्ट शेल हैज़ d ऑर्बिटल होता है, तो द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल कैन बी अनपेयर्ड एंड प्रोमोटेड टू एम्प्टी d ऑर्बिटल, और द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन एटम्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड शोइंग हायर ऑक्सीजन स्टेट। सिर्फ जीनॉन के ही कंपाउंड बनेंगे, जैसे कि XeF2 इसका +2, XeF2 इसका +4, XeX6 +6, XeO3 +6, XeOF4 +6, जीनॉन की फॉर्म करेंगे बस। अब देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। तो नोबल गैस आर केमिकली इनर्ट टूवर्ड्स हाइड्रोजन ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं इसके अंदर कुछ भी, इजी है और सब नोन है ये।
Reactive towards oxygen, noble gas elements are chemically inert due do not directly react with oxygen. React towards halogens, तो ग्रुप 18 एलिमेंट जो होता है केमिकली इनर्ट, लेकिन क्रिप्टॉन एंड जिनॉन हाउएवर रिएक्ट डायरेक्टली विद फ्लोरीन टू गिव देयर फ्लोराइड. सिर्फ जिनॉन और क्रिप्टॉन और जिनॉन थोड़े बहुत रिएक्ट करते हैं. जिनॉन ने फ्लोरीन से रिएक्शन किया तो बनेगा, देखो जिनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड ऐसा बना सकते हैं. ठीक है ना. चलिए, तो जिनॉन फ्लोराइड देखो ये डाइफ्लोराइड बन रहा है. एक मिनट इसको, एक मिनट. Xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride are crystalline, colorless and sublime easily at 290. मतलब इसके लिए इसको कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी पार्ट है, ये आता कुछ नहीं इसमें, सिर्फ xenon का थोड़ा पढ़ लेना. रिएक्ट विद मेटल्स, तो नोबल गैसेज डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद मेटल्स. खत्म, आपका चैप्टर हो गया खत्म. कुछ पार्ट पे ज़रा ध्यान देना है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना, कुछ पार्ट को रीडिंग करके निकाला तो भी काम चल जाएगा. अब मेरे इस चैनल पे जितने स्टूडेंट नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ज़रूर करेंगे. तो ये चैप्टर मैंने इसको ख़त्म कर दिया. बड़ा सा चैप्टर, थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको नोट्स मिल गए. इतना मैं बता सकता हूँ कि इस चैप्टर, इस लेक्चर के थ्रू आपको नोट्स पूरे मिल गए. नोट्स मत मांगिए आप, नोट्स यहीं पर है, ये सारे नोट्स तो है. अब आप बोले से PDF फॉर्म, ये PDF फॉर्म में ही है इसके नोट्स, आप देख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, डाउनलोड करके रख लो और बाद में नोट्स बना लो घर बैठ के. ठीक है ना. और जो हमारे पुराने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने मित्रों में ज़्यादातर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और हम और अच्छा काम करेंगे. तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली का एक एक वन शूट डाल ही दूँ आपको मैं. ठीक है ना. चलिए, तो आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए. और आपका एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई है, 23 अप्रैल से होगा. सेम टाइम टेबल है, कोई चेंज नहीं है. आज ही बताया है अपने शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी ने, आज ही बताया है, क्लियर कर दिया उन्होंने. ठीक है ना. जिनको अगर कोविड-19 हो गया है किसी को, तो उसका एग्ज़ाम बाद में लिया जाएगा, जून में फिर से होगा. ठीक है ना. टेंशन मत लीजिए, चांसेस है उनको, 2 चांस और है. जिनका कोई रिजल्ट खराब हो जाए तो 2 चांसेस है इम्प्रूवमेंट का मिलेगा, और कोविड जिनको हो गया उनको और एक चांस मिलता है फिर. ठीक है ना. ऐसा है, तो टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा. मैं आपको इंपॉर्टेंट करके सब दे दूंगा. ठीक है ना. चलिए, ओके, बाय. शेयर करते रहिए अपने मित्रों के साथ.